अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं बेटा? हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं मई जून 21 वेरिएंट 2 ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करें। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। सबको पता है स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनकी मैग्नीट्यूड होती है और यूनिट होती है एंड दे डोंट नीड डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनकी यूनिट भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो मेन डिफरेंस क्या है? स्केलर्स डोंट हैव एनी डायरेक्शन, वेक्टर्स हैव डायरेक्शन। तो आप ये लिख देंगे, इनकी डायरेक्शन नहीं होती और वेक्टर की डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट पार्ट, स्टेट टू एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी। मैथ स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, और मैथ स्केलर है, टाइम स्केलर है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। इस वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी, यहाँ पे स्पीड भी लिख सकते हैं आप, स्पीड, यहाँ पे एक्सेलरेशन, और बहुत सारे लिख सकते हैं। यहाँ पे वेट हो सकता है, फोर्स हो सकती है, चलेगा। फिगर 1.1 shows the direction and size of two vectors p and q. p and q दो वेक्टर्स हैं, q इस तरफ को है, p इस तरफ को है। In the space next to figure 1.1, draw a labeled vector diagram to show the resultant vector obtained by adding p and q. Draw vector p, vector q and their resultant to the same scale as in figure 1.1. To the same scale. To the same scale. तो हम इतना ही लेंथ का q ड्रॉ कर लेते हैं और इतनी ही लेंथ का p ड्रॉ कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम रूल भी लगा सकते हैं, हेड टू टेल रूल भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले आपने इसकी लेंथ मेयर की, मीटर रूल से आपने इसकी लेंथ मेयर कर ली, कितनी भी इसकी लेंथ आ रही है। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ आ रही है 4 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पे स्केल रखा और 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगा दी, इसको लेबल कर दिया क्यू, और ये लेबल कर दिया स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट। ठीक है। उसके बाद जहाँ पे क्यू एंड, हेड टू टेल रूल, जहाँ पे क्यू का हेड है, पी की टेल। अब पी की लेंथ मेयर की, इसकी लेंथ मेयर की, यहाँ पे स्केल रखा है, स्केल ऑन स्केल रखा, यूं करके स्केल रखेंगे, इसकी लेंथ ले लेंगे, जितनी इसकी लेंथ है इतनी लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे, अप्रोक्सीमेटली इसी डायरेक्शन में। आप बहुत एक्यूरेट चाहते हैं तो यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ये एंगल चेक कर ले कितना है ये एंगल। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल 40 डिग्री का है, यहाँ पे पहले 40 डिग्री पे डॉटेड लाइन लगाए। आप पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगाइए यहाँ पे और एंगल चेक कर लिए, कितना एंगल, उतनी एंगल पे पहले ये 40 डिग्री है, सपोज ये 40 है, मुझे एग्जैक्टली पता। उसने कहा नहीं, वापस ये लाइन भी लगा सकते हैं, एंगल चाहे मेजर ना करें। अच्छा, जहां पे क्यू खत्म हुआ है वहां पे पी ड्रॉ करेंगे, क्यू पी, पी ये है ना, अब पी को ड्रॉ करेंगे यहाँ इसी डायरेक्शन में, उतना ही लेंथ ले लेंगे जितनी यहाँ पर है, सेम लेंथ मेजर करके, सेम लेंथ, ये पी वेक्टर आ गया। यहाँ से चले, क्यू वेक्टर आपको इधर ले गया, पी वेक्टर आपको इधर ले गया, तो ये क्या आ गया आपका एंड पॉइंट। दिस इज योर एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। अब क्या करेंगे मेरा बेटा? यू विल ड्रॉ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, इट विल स्टार्ट टू एंड स्ट्रेट लाइन बना देंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ नहीं करते, ये है रिजल्टेंट, इसको लेबल कर देंगे रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, बेसिकली किसके इक्वल है? पी प्लस क्यू के इक्वल, ये रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, बस आपने अंदाजे से वैसे बना, हेड टू टेल रूल लगाया। हाँ, हेड टू टेल रूल, पहले आपने स्टार्ट पॉइंट से क्यू ड्रॉ किया, जहाँ पे क्यू खत्म हो गया, जहाँ पे क्यू का हेड आ गया, पी की टेल ज्वाइन कर, इसको बोलते हैं हेड टू टेल रूल। ये हेड टू टेल रूल ज्वाइन करते हैं। बाद बच्चे कहते नहीं हमने पैरेललोग्राम रूल बनाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? पहले पैरेललोग्राम रूल क्या होता है? पहले क्यू ड्रॉ किया, जहाँ पे क्यू खत्म हो गया, क्यू 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 ड्रॉ किया, इसकी टेल पे भी ड्रॉ कर दिया, उतनी लेंथ का टी ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या मिल गया है? पैरेललोग्राम की दो साइड्स मिल गई हैं और 3 कॉर्नर, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है। अब इसके इक्वल और पैरेलल यहाँ पे लाइन लगाएंगे, और पी के इक्वल और पैरेलल यहाँ पे लाइन लगाएंगे, तो यू विल कंप्लीट द पैरेललोग्राम। बन गई पैरेललोग्राम। अब रिजल्टेंट ड्रॉ कर देंगे, ये रिजल्टेंट जो स्टार्ट पॉइंट जहाँ दोनों टेल्स हैं और जहाँ दोनों हेड्स हैं, यूं करके रिजल्टेंट बन जाएगा, ये रिजल्टेंट। ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, दोनों चॉइस है आपके पास। मैं तो इसको बनाता हूँ, ये वाला मुझे पसंद है, हेड टू टेल ट्राइंगल। अच्छा बेटा नेक्स्ट प्लीज।
Question number 2. A car approaches a set of traffic lights. The light change to red at time t is equal to 0, t 0 पे light red हो गई. Figure 2.1 shows how the speed of the car changes with time. एक कार आ रही थी 0 टाइम पे, जब 0 टाइम है 0 टाइम है 0 टाइम है 0 टाइम पे सिग्नल क्या हो गया, रेड हो गया. अच्छा, इतनी देर तक वो 20 से चल रहा था 0 टाइम पे, 20 से चलता रहा और इतने टाइम के बाद ब्रेक लगाएंगे. कितना टाइम बनता है अप्रोक्सीमेटली? ये बनता है 1.2 1.4 सेकंड के बाद उससे ब्रेक लगाई है. फिर स्पीड कम हुई है, पहले ज्यादा तेजी से कम हुई है, बाद में स्लोली स्पीड कम हुई है. क्या कह रहा है? द कार स्टार्ट्स टू स्लो एट ए शॉर्ट टाइम आफ्टर द सिग्नल्स change to red. Determine the time between the light changes to red and the car slowing down. यही टाइम बताना है. 0 टाइम पे रेड हुई है ना, मतलब ये 0 टाइम है ना, 0 टाइम पे वो रेड हुई है ना, इतने टाइम पे रेड हुई है और स्पीड कांस्टेंट है. यहाँ पे स्पीड कम होना शुरू हुई है, तो यहाँ पे ब्रेक लगाई है उसने, ब्रेक लगाई है. यहाँ पे स्लो डाउन शुरू हुई है, यहाँ पे ब्रेक लगाई है. कितने टाइम पे लगाई है ये आप यहाँ से पढ़ लेंगे. कितना टाइम है बेटा? 1.4 सेकेंड. यही बताना है आप. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल, मतलब पहले सेकंड में वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया है, अगले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड का चेंज. फॉर एग्जांपल 20 थी ना, तो एक सेकंड के बाद 18 हो गई, 2 का चेंज आया. फिर 2 सेकंड के बाद 16 हो गई, 2 का चेंज आया. 2 सेकंड के बाद 14 हो गई, 2 का चेंज आया. तो क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल चेंज in velocity in equal intervals of time. The value of acceleration doesn't change. Acceleration constant रहेगा. ठीक है, लेकिन आप ये जरूर लिखेंगे. State how the figure shows the deceleration of the car between t2 and t7 second is non-uniform. t2 से लेके t7 तक non-uniform है. फिगर कैसे बताती है कि t2 से लेके t7 तक non-uniform है? तो बेटा ये है स्पीड टाइम ग्राफ. इसकी जो स्लोप होती है ना, स्लोप वो किसके इक्वल होती है? एक्सेलरेशन के इक्वल होती है. तो आप देख सकते हैं यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ तक. उसके बाद ये टेढ़ी होगी लाइन. लाइन बेंड हो रही है. लाइन बेंड्स मींस स्लोप चेंजेस. स्लोप कम हो रही है, देयरफॉर एक्सेलरेशन चेंजेस. तो आप बताएंगे 2 से 7 तक the line is not straight. From 2 second to 7 second the line is not straight. The gradient of the line is acceleration. The line is not. So एक नंबर है ना, line velocity time graph line is not straight. एक नंबर ये. Determine the distance the car travels at the moment it starts to slow down until it stops. आपने distance travel करना है. At the moment it starts to slow down until it stops. Distance ट्रेवल निकालना है. स्टार्ट टू स्लो डाउन, इसको जरा एनोटेशन खत्म कर रहा हूं. यहाँ पे स्टार्ट टू स्लो डाउन, यहाँ पे स्टार्ट टू स्लो डाउन होना कितने टाइम पे था? ये 1.4 सेकेंड. यहाँ तक लाइन स्ट्रेट है, इससे ज्यादा यहाँ पे एक लाइन लगा. अच्छा, आपको पता है ना डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, है ना? एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ. अच्छा, अब ये जो ग्राफ है आपका ये जा रहा है यूं, पहले यूं जा रहा है, यहाँ तक स्ट्रेट है, फिर यूं जा रहा है. तो ये क्या बन रहा है? ट्रपीजियम बन रहा है. और ये क्या बन रहा है? ट्राइंगल. तो आपने इन दोनों का मेरा बेटा एरिया निकालना है. ट्रपीजियम का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया, ये टोटल एरिया जो स्लो डाउन होते हुए कवर किया है. ठीक है. ट्रपीजियम का एरिया और ट्राइंगल का एरिया. Determine the distance from the moment car start to slow down until it stops 0 तक. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रपीजियम निकालते हैं पहले. ट्रपीजियम, एरिया ऑफ ट्रपीजियम कहाँ होता है यार? वो अंडू. एरिया ऑफ ट्रपीजियम किसके इक्वल होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड a प्लस b
into distance between parallel sides, half. अब parallel sides कौन सी है जी? एक ये साइड है, ये वाली साइड, 20 पर है, और ये वाली साइड कितनी 8 पर है, देखो ये 8 है, 8 20 और 8, और इनके दरमियान गैप कितना है 1.4 से लेके 4, 4 माइनस 1.4, 4 माइनस 1.4 2.6, ये 2.6 है, जो इसको हाइट बोलेंगे ना। एक साइड कितनी है, ये 20, ये साइड कितनी है 8, और में गैप कितना 2.6, 20 और 8 और 2.6, 20 प्लस 8 और ये 2.6, ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 28, 14, 14 इंटू 2.6। कैलकुलेटर कहाँ पर है जनाब? कैलकुलेटर से चेक कर रहा हूँ मैं। 14 मल्टीप्लाई बाय 2.6, 36.4। एरिया ऑफ ट्रॉपिज्म आ गया मीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितनी है ट्राइंगल की, चेक करते हैं जी। ये ट्राइंगल है मेरा बेटा, ये वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल है। ये बेस कितनी है? ये बेस है 7 से लेके 4 तक, ये 3 है, और ये हाइट कितनी है 8 है। 3 और 8, 3 इंटू 8, 2 4 आर 4 3 आर 12 मीटर्स। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? ऐड कर देंगे, टोटल distance is equal to 36.4 plus 12, it gives 48.4 meters। ठीक है, क्या बता देंगे? नेक्स्ट figure 3.1 shows a small brick hanging from a Newton meter। a small brick है, ये न्यूटन मीटर है, इस पे रीडिंग आ रही है न्यूटन्स में है, और रीडिंग कितनी आ रही है 3 न्यूटन पर डे। The reading on the Newton meter is 3 Newton. Describe how the reading on the Newton meter is used to find the mass of the brick। mass निकालना है। तो बेटा हमें पता है weight कितना है, weight is 3 newtons। You know W is equal to क्या होता है mg। Use the relation W is equal to mg। g की वैल्यू कितनी होती है 10 newtons per kg। You know 10 newtons per kg, वैल्यूज डाल दें। देखिए 3 m निकालना है, g 10 आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 जाके डिवाइड होगा 0.30 किलोग्राम्स। आगे क्या कहते हैं? The same brick and Newton meter are used in the apparatus shown। The same brick and the Newton meter are used in the apparatus shown। The meter rule is pivoted at its center and is balanced। The reading on the Newton meter is not shown। Newton meter पे रीडिंग नहीं आ रही। ओके, ये ब्रिक है, वही वाली ब्रिक है 3 न्यूटन वाली, या सेंटर पे पिवटेड है, सेंटर पे मीटर रूल है, ये 50 सेंटीमीटर पे पिवटेड है। यूनिफॉर्म मीटर रूल है, इसका वेट मिडल से एक्ट है। ओके, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन इक्विलिब्रियम। क्या होता है जी? सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, resultant moment is 0। sum of clockwise movement is equal to sum of anti-clockwise movement। determine the reading in Newton meter। Newton meter पे रीडिंग बता दें आप। अच्छा भाई, न्यूटन मीटर पे रीडिंग बता दें। ओके, न्यूटन मीटर ऊपर को जोर लगा रहा है ना, इसके ऊपर को पुल कर रहा है, ये पुल ऊपर को है। अच्छा भाई, मोमेंट्स का क्वेश्चन है, ये पिवट है। मोमेंट के क्वेश्चन के स्टेप्स याद है आपको? स्टेप्स क्या थे? स्टेप्स ऑल पाकिस्तानीज डिनाई टेररिज्म एक्सट्रीमली। ए फॉर एरोस, बी फॉर पिवट, बी फॉर डिस्टेंस, सी फॉर टाइप, ई फॉर इक्वेशन। इसमें जितनी फोर्सेस लग रही हैं उसके एरोस बता। एक तो ये वेट नीचे लग रहा है, लगा दिया एरो। एक ये फोर्स ऊपर लग रही है, ये लगा दिया। दूसरी पिवट पे फोर्सेस है, वो पिवट पे जो फोर्सेस होती है उनका मोमेंट जीरो होता है। पिवट वाली फोर्सेस ना भी दिखाए तो काम चल जाता है। पिवट पे कौन कौन सी फोर्सेस है मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। पिवट पे बेटा दो फोर्सेस होती हैं। यहाँ पे तो एक तो यूनिफॉर्म है ना, पिवट मिडल पे है ना, तो इसका रॉड का वेट एक्ट कर रहा है पिवट से, और यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स भी एक्ट कर रही है, या नीचे या ऊपर रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही है। यहाँ पे क्या एक्ट कर रही है? एक रिएक्शन फोर्स। एक तो उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स नीचे होती है, मुझे पता है रिएक्शन फोर्स नीचे होती है।
तो ये रिएक्शन फोर्स भी नीचे, वेट भी नीचे। तो इन फोर्सेस की नो नीड। जो फोर्सेस पिवट पे एक्ट कर रही होती हैं उनका मोमेंट जीरो होता है। आपको पता है ना मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब जो जो पिवट पे लग रही है फोर्स, उसका पिवट से डिस्टेंस क्या होगा? फोर्स जो मर्जी है, डिस्टेंस तो जीरो है ना, तो उसका मोमेंट जीरो होगा। तो पिवट वाली फोर्सेस ना भी ड्रॉ करें तो काम चल जाता है। अच्छा, एरोस हो गए, पिवट वाले एरोस को दफा करेंगे। कितनी फोर्सेस? ये एरो लगा दिया, ऊपर को एरो लगा दिया, इसका नाम रख लेते हैं टेंशन, और एक नीचे को एरो है। एरोस हो गए, पिवट भी गिवन है, पिवट भी हो गया। डिस्टेंस, हर फोर्स का पिवट से डिस्टेंस। अच्छा भी, अब कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स वर्टिकल है, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होगा। तो टी का कितना डिस्टेंस है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है 20, 20 लिखा मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस 20 और 10 30 है। और फोर्स वर्टिकल है ना, वेट वर्टिकल फोर्स है ना, वर्टिकल फोर्स है। हमें डिस्टेंस वो चाहिए जो 90 का एंगल बनाए, तो ये 30 का डिस्टेंस है, ब्रैकेट में लिख दिया 30। अच्छा, अब इस पिवट के अबाउट ये फोर्स कैसे घुमाना चाह रही है? तो आप सोचें कि ये रस्सी, ये यूनिफॉर्म मीटर रूल इस पॉइंट पे घूम सकता है, और रस्सी बांध के ऊपर खींच रही है। ये कैसे जाना चाहेगा? ये क्लॉकवाइज जाना चाहेगा, ये क्लॉकवाइज घुमाना चाह रही है। और ये जो फोर्स है, आप समझिए स्टिक है, इस पॉइंट पे घूम सकती है, घड़ी की सुई है, और आप उसे नीचे खींच रही है, नीचे। तो कैसे घुमाना चाह रहा है? ये यूं घुमाना चाह रहा है, एंटी क्लॉक। और बॉडी इक्विलिब्रियम में क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, टी इंटू 20, टी इंटू 20। आप चाहे सेंटीमीटर ले लें, ये भी सेंटीमीटर में है, उधर भी सेंटीमीटर में है। 3 इंटू 30, मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 100 पे यहाँ भी डिवाइड करोगे, 100 पे यहाँ पे डिवाइड करोगे, कैंसिल हो जाएगा। तो उसी में रहने दें। तो क्या आ जाएगा? 30 इंटू 3 90 और 20 4.5 न्यूटन। इस पे रीडिंग कितनी आ रही है? 4.5 न्यूटन। यहाँ पे आएगा पिवट, रीडिंग आ रही है 4.5 न्यूटन, 4.5 न्यूटन रीडिंग आ रही है। ठीक है जनाब, आगे चलते। A beaker of water is placed so that the brick is partly submerged in a water. A beaker of water is placed so that the brick is partly submerged in a water. The brick is adjusted to keep the horizontal. Okay. ये अब यहाँ ब्रिक को पानी में डाल दिया, तो ये उसको एडजस्ट किया कि वो हॉरिजॉन्टल है। The beaker of water is placed so that the brick is partly submerged in water as shown in figure. This the apparatus adjusts to keep the horizontal. Okay, नजर आ गया apparatus? कहता क्या? Suggest why the reading on the Newton meter is less than. यहाँ पे reading less क्यों हो जाएगी? यहाँ पे reading क्या हो जाएगी? Less की रीजन पूछ रहा है, why? बेटा सिंपल, पानी ब्लॉक को ऊपर पुश करेगा। इस ब्लॉक पे जो ऊपर फोर्स एक्ट करती है ना, उसको बोलते हैं अप थ्रस्ट। And up thrust is acting on the brick. The water is pushing the brick upwards. So some weight is partly balanced by up thrust. You know, ये नीचे एक कर रहा था ना, तो यहाँ पे ये जो यूनिफॉर्म मीटर रूल है, उसको ब्रिक 3 न्यूटन से पुल कर रही थी ना, लेकिन अब पानी ऊपर पुश कर रहा है, अब थ्रस्ट से। तो पानी इसको ऊपर पुश करेगा। आप सुना होगा ना, डूबते को तिनके का सहारा। जब पानी में जाए तो आपका वेट कम हो जाता है। पानी में हमको बायोन्सी, अपथ्रस्ट एक्ट करता है। अपथ्रस्ट, पानी में हम हल्की हो जाती है चीजें अपथ्रस्ट की वजह से। तो फिर पहले तो अब देखो ना, अर्थ से कितनी जोर से पुल कर रही है ब्रिक को? 3 न्यूटन। अच्छा, अपथ्रस्ट कितना है? सपोज 2 न्यूटन। तो अब ये नीचे नीचे कितनी जोर से पुल कर रही है? अब ये 1 न्यूटन से पुल कर रही होगी ना, ये 1 न्यूटन से नीचे पुल कर रही है ना। यहाँ पे 1 न्यूटन होगा तो ये टेंशन 1 न्यूटन होगी। यहाँ वेट नीचे 3 न्यूटन है, तो 2 न्यूटन को तो बैलेंस कर दिया ना अपथ्रस्ट में। 1 न्यूटन यहाँ पे टेंशन है, रूट पे टेंशन कितनी रहेगी? 1 न्यूटन। तो इसलिए यहाँ पे रीडिंग विल डिक्रीज, द रीडिंग विल डिक्रीज अपथ्रस्ट की वजह से। ये बताएंगे आप। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। In a demonstration, a teacher uses a loud ticking clock, 2 hollow tubes A and B in a barrier and smooth surface. The clock is used as a source of sound. अच्छा, ट्यूब है और ये है बैरियर है। Figure 4.1 shows a tube A and a clock both fixed in a position on the left of the barrier. Okay.
The sound from the ticking clock passes through tube A and is incident on a smooth surface. A student listens the sound passing through tube B, which is on the right of the barrier. Okay. On figure 4.1, draw the tube B in the position where the sound heard is loudest. वो क्या रहा है, यहाँ से साउंड जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, तो टक्कर मारेगी और यहाँ से क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी, बाउंस बैक करेगी. हमें पता है जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हर वेव इसको ओबे करती है. तो ट्यूब को कहाँ पे होना चाहिए, ट्यूब को यहाँ पे होना चाहिए. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ट्यूब बी मस्ट बी हियर और यहाँ पे कान हो जाएगा ऑब्जर्वर. एक्सप्लेन योर आंसर. तो एक्सप्लेन कर दिया कि ये वेव इज रिफ्लेक्टिंग, क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है. और जब भी रिफ्लेक्शन होती है क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो फिर वेव उस पाथ पे जाएगी, इसलिए वहां पे ड्रॉ करेंगे. द स्पीड ऑफ साउंड इज 330. स्टेट अ टिपिकल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, ऑलवेज 1500 मीटर. अच्छा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना मेरा बेटा, यहाँ पे आपने सिर्फ ट्यूब की पोजीशन ड्रॉ करनी है. ड्रॉ कर दी अप्रॉक्सीमेटली. चेक करेंगे, मैंने थोड़ा एंगल बड़ा बना, थोड़ा सा नीचे होता तो बेहतर था. देखो ये एंगल छोटा है, मैंने थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर दिया. आप चेक कर लेंगे एंगल कितना है, थोड़ा सा नीचे होनी चाहिए थी. स्केल डायग्राम होगी तो बेहतर होगा. अच्छा भी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज. Figure 5.1 shows a method of producing sandpaper using static electricity. Figure 5.1 shows a method of producing sandpaper using static electricity. सैंड गिर रही है और ये क्या है जी, पेपर है. पेपर इधर को जा रहा है, रोल होता जा रहा है इसके ऊपर. कहता क्या है जनाब, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है. ओके, और ये पॉजिटिवली चार्ज. The glue is sprayed on a moving paper. The sticky paper then passes between the two metal plates. One plate is positive and other plate is negative. There is an electric field between the plates. Okay. On figure 5.2, draw the electric field between the two plates. ऊपर वाली नेगेटिव प्लेट है, पैरेलल प्लेट्स है ना इनकी. तो मैंने आपको पता ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेक करते हैं. आप जेन में लेके आए कि आप यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे. क्या रखेंगे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज. अब यहाँ रखेंगे तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, फील्ड बनेगा और पैरेलल लाइन बना दे. पैरेलल, उससे पैरेलल बननी नहीं, इक्वल गैप पे बनानी है पैरेलल लाइन. इक्वल गैप पे बनानी है पैरेलल लाइन, पैरेलल. और परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, 90. अच्छा बना दिया. उसके बाद कहते हैं the grains of sand are present just below the sticky paper. Each grain of sand is conductor of electricity. Okay. Figure 5.3 shows two layers of sand grains in a space between the two plates. ये negatively charged metal plates है, sticky paper है, sand grains है. Positive metal plate नीचे है, ये positive metal plate और ये negative metal. Explain the uses. Explain using ideas about the movement of charges why the top layer of sand becomes positively charged. Top layer of sand becomes positively charged. Movement of charges, why the top layer of sand becomes positively charged. अब आपको पता है कि ये नेगेटिवली चार्ज है ना, ये पॉजिटिव क्यों बनेगी. टॉप लेयर ऑफ सैंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव क्यों बनेगी, नहीं नेगेटिव क्यों बनेगी. तो आप बोलेंगे क्या चीज है, यू नो ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये जो ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स है ना वो रिपेल होकर नीचे वाली लेयर में आएंगे. इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. एरो क्या दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम टॉप विल रिपेल टू द बॉटम. इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम टॉप will
repelled to bottom, or electrons can move. Electron flow from top layer to bottom layer. Electron flow from top layer to bottom layer. Top layer loses electron, become positively charged. Top layer loses electron, therefore becomes positively charged. ये बता देंगे. अच्छा जनाब. अच्छा एक नंबर का है तो एक नंबर में तो टॉप लेयर द मोमेंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम टॉप लेयर टू बॉटम लेयर इट लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज. State why the top layer of sand moves towards the sticky paper. हाँ जी, उसे पॉजिटिव चार्ज है और इसके स्टिकी जो स्टिकी पेपर है यहाँ पे भी क्या हो गया, ऊपर पॉजिटिव इंड्यूस हुआ है और नीचे नेगेटिव इंड्यूस. The bottom layer of sticky paper is negatively charged, and unlike charges attract each other. Unlike charges attract each other. A student receives an electric shock by walking along a certain type of carpet and then nearly touching a piece of earthed metal wire. The potential difference between the hand and metal is 2000 volt and charges transferred are this much. Calculate the energy transferred when the spark jumps across the air gap. Okay, spark. हमें एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सब्जेक्ट बना लें तो क्यू वी. क्यू कितना है 4 इंटू 10 पावर -4 और वी कितना है 2000. 2000 हो जाएगा 0.8 joules एनर्जी. चेक करें कैलकुलेटर में लगता ही है. आगे कहते हैं the power input to the filament lamp when connected to a 12 volt is 20 watts. State what is meant by power. Power क्या होता है? Power is energy over time, work done over time, work done over time, work done divided by time, work done per unit time, rate of change of energy. बहुत सारे लिख सकते हैं. Current in the filament, current निकालना तो पहले तो फॉर्मूला लिख दो ना. आपको क्या क्या गिवन है? पावर गिवन है, पावर 20 watts, वोल्टेज गिवन है 12 volts, फॉर्मूला P is equal to VI. फॉर्मूला लगा दी 20 12 I is equal to 20 over 12 10 6 5 3 1.67 amperes. The resistance of metal, resistance निकालनी है. अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हैं. पावर होता है ना V स्क्वायर ओवर R, तो भी यूज कर सकते हैं. और V इज इक्वल टू IR ये यूज कर लेते हैं. ये 12 है. करंट कितना आया था? करंट आया था 5/3 या 1/7 लिख 36 over 5 7.2 ohms. 7.2 ohms. Next, the filament in another lamp made up of thinner wire of the same length, made of the same material. Both lamps are connected to 12 volt. State and explain how using thinner wire affect the power input of the lamp. Thinner wire, मतलब thinner wire में less area. Thinner wire means less cross-sectional area. Less cross-sectional area. As resistance is inversely proportional to area. Area कम है तो resistance ज़्यादा है, तो more resistance. Therefore, less current. So less power. तो less power. क्यों? पावर होता है ना P is equal to VI. वोल्टेज होती है करंट कम है. वोल्टेज तो सेम है, करंट कम है.
तो थिनर वायर यूज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, उस पर कम करंट पास करेगा। बेटा थिनर वायर है ना, पतली वायर, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, उस पर कम करंट फ्लो करेगा और उससे क्या हो जाएगा, पावर कम होगी। Question number 7. Figure 7.1 shows a part of DC electric motor. Okay. मोटर के आपको मैग्नेट नजर आ रहा है, कॉइल नजर आ रहा है। द मोटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी विद अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू ए, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो करंट यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं आएगा और वापस आएगा, यूं आएगा। एक्सप्लेन व्हाई द कॉइल टर्न्स, व्हाई द कॉइल टर्न्स इन द डायरेक्शन शोन। कौन सी डायरेक्शन शोन? यही है, कॉइल इस तरह क्यों टर्न। कितने मार्क्स? 3 मार्क्स। आप इसको पूरा बताएंगे, आप इसको लेबल करते हैं। इसके ए बी है ना, इस पर ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। आप ये बताएं, सी डी साइड पे करंट यूं जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उससे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर आप इस तरफ को रखें, नॉट टू साउथ, फर्स्ट फिंगर, ठीक है। करंट वाली फिंगर फ्रॉम सी टू डी, सेकंड फिंगर फ्रॉम सी टू डी, तो थंब नीचे आ रहा है, इससे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी डाउनवर्ड्स। while की सीधी साइड पे द मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड्स और डी ई साइड पे फोर्स ही लगेगी, नो फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैंने लगाई है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और करंट डायरेक्शन पैरेलल हो गए, यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगी, नो फोर्स। और यहाँ पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी डाउनवर्ड्स, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी डाउनवर्ड। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी वहां पे डाउनवर्ड लगेगी, आई एम सॉरी सॉरी, यहाँ पे लगेगी अपवर्ड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ ना, यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लगेगी। फर्स्ट फिंगर इस तरफ को करो, नॉर्थ टू साउथ, सेकंड फिंगर करो ई टू एफ, और थंब किधर आ रहा है, ऊपर को आ रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लगेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हो जाएगा, मोमेंट पैदा हो जाएगा। और टर्न लिख देंगे, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। पहला पॉइंट क्या है, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, ये इज magnetic field, magnetic force acts on the coil carries current, coil carries current, therefore ये तीन डॉट therefore magnetic force acts on it, magnetic force acts on it, using Fleming's left hand rule LHR, force on CD is downwards, force on CD is downwards, and force on EF, magnetic force, FM, magnetic force on EF is upwards. That is a couple act. A couple होता है तो equal opposite parallel forces. A couple acts. So a torque is produced. Anti-clockwise torque is produced. ज़्यादा लिखेंगे बेटा. The turning effect increases when the coil wound around a soft iron cylinder. Explain why this happens. Soft iron क्या करता है? It easily magnetizes and it concentrates the magnetic field. Easily magnetizes. Soft iron है ना? Magnet को strong कर देता है. The iron easily magnetizes. Concentrates the magnetic flux, concentrates the magnetic field भी कह सकते हैं, magnetic flux बहुत सारी field lines को बोलते हैं. So magnetic field becomes stronger, magnetic
field becomes stronger, therefore more force acts, more force acts, so larger turning effect. Larger turning effect. So just one other way to increase the turning effect of the motor. Stronger magnet use कर लें और ज़्यादा number of turns कर लें. Stronger magnet, use stronger magnet, increase the number of turns. और increase the current. और increase current कुछ भी लिखते हैं आप, एक नंबर है. ठीक है जनाब, next. Figure 8.1 shows a potential divider circuit containing two resistors R1 and R2. Eight point one shows a potential divider containing two resistors R1 and R2. Input voltage है R1 है, R2 है, output voltage. There is an input voltage of 6. Okay, यहाँ पे मतलब 6 वोल्ट की बैटरी लगी. इसका मतलब ये होता है इनपुट वोल्टेज का मतलब ये होता है यहाँ पे आपकी 6 वोल्ट की यूं करके बैटरी लगी हुई है. परेशानी होगी. Figure 8.1 shows the output voltage for different values of resistor. This 8.1 shows. Complete table 8.1 to show the output voltage for different values of resistance. R1, R2 और 6. R1 8 और ये 8 जब दोनों इक्वल होंगे, बेटा जब दोनों इक्वल होंगे तो दोनों पे इक्वल वोल्टेज मिलेगी ना. आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज किसके क्रॉस है? R2 के, R1 के? R2 के. यू नो यहाँ पे कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है? 6 वोल्ट. यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक रेजिस्टर ये, एक रेजिस्टर ये. मैं डायग्राम में बना रहा हूँ ताकि आपको समझ नजर आए. ये R1 है, ये R2 है. यहाँ जो वोल्टेज है ये क्या है? आउटपुट वोल्टेज. अच्छा, जब ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, दोनों 8 होंगे. तो दोनों 8 होंगे तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगी. 6 है ना, 3 इधर मिलेगा, 3 इधर मिलेगा. आउटपुट वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 3. अच्छा, जब ये 800 होगा और ये 1200 होगा, अब ज्यादा वोल्टेज इसको मिलेगी. आप सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन लगा सकते हैं. देखो इन दोनों को प्लस करो ना, कितना आता है? 1200 प्लस 800, 2000. 2000 ओम्स को कितनी मिलेगी? 6 वोल्ट. तो 12 को कितनी मिलेगी? 12 को कितनी मिलेगी? x क्रॉस मल्टीप्लाई यूनिटी मेथड से भी कर सकते हैं. x इंटू 2000 इज इक्वल टू 6 इंटू 1200. ये दो जीरो से कट. x इज इक्वल टू 6 इंटू 12 ओवर 20. ठीक है, ये 6 हो गया और ये कितना आ गया? 10 हो गया. 36 ओवर 10, 3.6 वोल्ट. तो 3.6 वोल्ट मिलेगी. ठीक है बेटा, उसी रेशियो में वोल्टेज डिवाइड होती है जिस रेशियो में रेजिस्टर्स होते हैं. हम ऐसे भी निकाल सकते हैं. एक अप्रोच. दूसरी अप्रोच अगर आपको ये पसंद नहीं आई तो आप पहले ना टोटल रेजिस्टेंस से टोटल करंट निकाल लें और फिर इसकी वोल्टेज निकाल लें. आपको पता है दोनों रेजिस्टर सीरीज में है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1200 प्लस 800 कितनी हो जाएगी? 2000 ओम्स टोटल रेजिस्टेंस. अब टोटल करंट निकाल. V इज इक्वल टू IR फार्मूला लगाए ना, तो ये वोल्टेज कितनी है? 6 टोटल वोल्टेज. टोटल करंट निकालना है. टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? दिस. यहाँ के डिवाइड हो जाएगा. I इज इक्वल टू 6 ओवर 2000 एम्पियर करंट. अब यही करंट इससे गुजर रहा है, यही करंट इससे गुजर रहा है. दोनों से इतना ही करंट गुजर रहा है. अब मुझे किसकी वोल्टेज निकालनी है? इसकी वोल्टेज निकालनी है ना. अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगाने, इस इंडिविजुअल के ऊपर फॉर्मूला लगाने. V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR. I कितना है? 6 ओवर 2000, 6 ओवर 2000. R कितना है? 1200. दो जीरो से कट के वही चीज बन गई ना, ये चीज सेम बन गई ना. देखो जरा सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा. देखो ना, 6 इंटू 12 ओवर 20 यहाँ पे लिखा हुआ था, ये भी है 6 इंटू 12 ओवर 20. ऐसे भी आ जाएगी 3.6. आप रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं, रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं. एंड यू कैन यूज ऑल्सो. क्या यूज कर सकते हैं आप?
पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालने, सीरीज में है ना ये दोनों, तो टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी, टोटल करंट निकालने और V इक्वल टू IR लगा। आपके पास दोनों चॉइसेस। इन सर्किट shown in figure 8.1, the resistor R1 is replaced by the LDR. In the space, draw the circuit symbol for LDR. LDR का symbol पता है आपको, डब्बा होता है और दो arrows inwards होते हैं, light rays आ रही है। The LDR is moved from darkness into light. State what happens to the resistance of RDR. It's moved from darkness into light. Light intensity बढ़ा रहे हैं। जब light intensity बढ़ती है तो उसकी resistance क्या होती है, कम हो जाती है। Resistance decreases. आपके आउटपुट वोल्टेज को क्या होगा, R1 डिक्रीज हुआ है ना, आपने R1 ये था ना, इसके लिए LDR लगा दिया, R2 वैसे ही रहा। ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे आउटपुट डिक्रीज। अच्छा हुआ क्या है, इसकी रेजिस्टेंस कम हो गई है, लाइट पड़ी है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। जब इसकी रेजिस्टेंस कम हो गई है तो सर्किट में करंट, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो गई है, सर्किट में करंट ज्यादा हो जाएगा। जब करंट ज्यादा हो जाएगा तो इसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगी ना, यू नो V इक्वल टू IR। वोल्टेज क्या होती है, V इक्वल टू IR। जब करंट ज्यादा हो गया और इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसकी रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही ना, वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल है। ये वाली वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेस। ऐसे भी बता सकते हैं, अब ऐसे बता सकते हैं। अब ऐसे बताएं जी, सपोज कर लें जी, पहले क्या था, इन दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल थी, इसकी रेजिस्टेंस R थी, इसकी भी रेजिस्टेंस R थी, ये 6 वोल्ट था, उससे मिल रही थी 3 वोल्ट, इससे मिल रही थी 3 वोल्ट। अब क्या हुआ, इसकी रेजिस्टेंस R से आधी होगी, R/2 होगी, R/2 होगी। अब ये R है ना, ये R/2 है, अब ये 1:2 होगी। अब यहाँ मिलेगी 2 वोल्ट, यहाँ पे मिलेगी 4 वोल्ट, रेशियो चेंज हो गई। देखो वोल्टेज मैं इस तरह ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको, जल्दी में समझ में नहीं आया ना बेटा, आपको पता नहीं, जो वोल्टेज डिवाइड होती है इन दोनों की रेजिस्टेंस रेशियो में होती है। अगर ये भी R है, ये भी R है, 1:1 है, तो आपकी वोल्टेज दो हिस्सों में डिवाइड होगी, 6/2 3 वोल्ट। 3 वोल्ट इससे मिलेगा, 3 वोल्ट इससे मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे हो जाए, ये देखो एक की रेजिस्टेंस R है और ये 2R है, डबल है, ठीक है। अब क्या है, अब ये बन गई 2:1। 2 + 1 कितना होता है, 3। आपकी जो 6 वोल्ट है, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। 2, इससे दो पार्ट मिलेंगे 2 वोल्ट के, तो इसको मिलेगी 4 वोल्ट, इससे मिलेगी 2 वोल्ट। तो जिसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जिसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, वहां पे वोल्टेज कम हो जाती है, दूसरे को ज्यादा मिलने लग जाती है। दोनों की इक्वल थी, दोनों की इक्वल थी तो इक्वल वोल्टेज मिल रही थी। अब अगर इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई, R से 2R होगी, तो वोल्टेज बढ़ गई। तो सीरीज में जिसकी रेजिस्टेंस कम होती रहती है, उसको वोल्टेज कम होती रहती है, दूसरे का क्रॉस होती रहती है। तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगी। A potential divider circuit can be used to produce output voltage that changes with temperature. आउटपुट वोल्टेज, यहाँ तो लाइट की वजह से चेंज हो रही है ना, तो कह रहा है आउटपुट वोल्टेज टेम्परेचर की वजह से चेंज। तो टेम्परेचर की वजह से कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, जो होता है LDR की जगह क्या लगा देंगे, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर लगा। A simple bistable gate contain NOR gate. NOR gate क्या होता है याद है, NOR, OR gate होता है ये, इसके आगे बबल लग जाता है, ये बन जाता है NOR gate। अच्छा भी अब आपने क्या कहना है, सिंपल बाइस्टेबल सर्किट हो। बाइस्टेबल सर्किट याद है आपको क्या होता है, यू करके कुछ होता है, बाइस्टेबल का मतलब होता है इसकी दो स्टेबल स्टेट्स है, या 0 1 या 1 0। ये यूं हो रहा होता है और इसकी आउटपुट यूं, ये बाइस्टेबल गेट है, नॉर गेट, इस तरह का सिंबल होता है। व्हाट इज मेंट बाय बाइस्टेबल गेट, इट हैज टू स्टेबल आउटपुट्स, 0 1 और 1 0। या तो यहाँ पे 0 1 आएगा और यहाँ पे आएगा 1 0। जब भी यहाँ पे इनपुट चेंज होगी, यहाँ पे या तो 0 1 आएगा या 1 0 आ जाएगा। बाइस्टेबल मीन टू स्टेबल स्टेट्स।
बाइस्टेबल गेट स्पेस बिलो ड्रॉ सिंबल फॉर नॉर गेट। अच्छा नॉर गेट का सिंबल बनाना है, ये नहीं बनाना, ओहो ये नहीं चाहिए, सॉरी। आपने खाली ये बनाना है, नॉर गेट का सिंबल बनाना। ये बनाइए, आपको नहीं आता तो खैर पे भी सोचा था, तब मुश्किल क्यों दे दी है। खाली नॉर गेट का सिंबल बनाना है। इन द स्पेस ड्रॉ द सिंबल फॉर नॉर गेट, मैं समझा बाइस्टेबल गेट बनाना, बाइस्टेबल सर्किट नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, सिर्फ ये सिंबल बनाना। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय बाइस्टेबल, बाय का मतलब होता है टू स्टेबल स्टेट्स, टू बाय टू स्टेबल states the state switches from one stable to other stable when input voltage is applied. When input voltage is applied, it changes, output switches from output switches from one stable state to other stable state. Output changes from one stable state to other stable state. ठीक है, तो ये आपने जस्ट बाइस्टेबल का पूरा नहीं बनाना, बाइस्टेबल सिर्फ आपने नॉर गेट का सिंबल बनाना है और क्या आगे बबल लगा दें। सेक्शन बी, फिगर 9.1 represent the conversion of energy in a mobile phone. बैटरी है और ये है, state the form of energy stored in a battery, chemical energy कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। state the useful form of output energy from the battery, electrical, ये chemical energy थी, electrical energy। State two useful form of output energy from a mobile phone, output energy from a mobile phone, sound energy and heat energy। Useful, state two useful, sound energy, और मोबाइल फोन ऑन होता है ना, लाइट एनर्जी। साउंड भी आ रही होती है, लाइट भी आ रही होती है, ये यूजफुल आउटपुट है। वैसे तो हीट भी हो रहा होता है, लेकिन वो यूजफुल आउटपुट। When the battery is in use, the average current is 1.3 milliampere। करंट पता है आपको, चार्ज निकालना है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी। आई गिवन है, बिल्कुल गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम सेकंड्स में होना चाहिए, मिनट्स में है ना। 2 मिनट्स का मतलब हुआ 2 × 60, 120 सेकेंड्स टाइम। Q इज इक्वल टू आई टी लगा दे। आई 1.3 मिली एम्पियर है ना, मिली की वैल्यू कितनी होती है 10⁻³ या 1000 पे डिवाइड करते हैं, एक ही बात है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है जी, कितना भी चार्ज आएगा, आंसर निकालेंगे कैलकुलेटर। A student estimates the thermal energy produced in a battery when a mobile phone is used and uses this value to estimate the efficiency of battery. He measured the temperature rise from 5 degree within the temperature rise of 5 degree within the battery in the period of the time that useful output is this much. In a period of time when the useful energy output is this much, useful energy output here, useful output. The mass of the battery is 110 gram, the specific heat capacity is this much. Calculate the thermal energy needed to raise the temperature of the battery for 5 degree. Thermal energy तो Q ही कहते हैं आमतौर पर, चार्ज को भी Q कहते हैं, इसको भी Q है, E भी लिख सकते हैं, MC डेल्टा T। मैथ कितना है 110 kg में चाहिए, ओवर 1000। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी 830। चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री या 5 केल्विन, एक ही बात है। ये जीरो से कट गया, ये जीरो से 55 × 83 10। कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ बेटा। ये आ गया 457 ऑलमोस्ट, 4, 4, 5, 6.5 ना, और 457 जॉल्स। कितनी हीट एनर्जी बन
Calculate the efficiency of the battery. Useful output over input. State what is meant by efficiency. It is the ratio of output, useful output to input. Ratio of useful output to input. Calculate the efficiency. Useful output given up 5200. Useful output 5200 joules. अच्छा, lost कितना? Lost to heat energy बनी. Lost कितनी है? 456.5. 456.5 thermal energy. अभी इनपुट चाहिए ना, एफिशिएंसी निकालनी है ना हमें. एफिशिएंसी क्या होती है? यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट. और टोटल इनपुट. अब इनपुट कैसे आएगी? अच्छा, हमें पता है इनपुट क्या होती है. इनपुट किसके इक्वल होती है? आउटपुट, यूजफुल आउटपुट प्लस लॉस्ट. यूजफुल आउटपुट कितनी है? 5200 प्लस 456.5. अब ये इनको जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 देखिए यूजफुल आउटपुट कितनी है? 5200 डिवाइडेड बाय 5656.5. सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा. कैलकुलेटर पे चेक करते हैं. 5200 डिवाइडेड बाय 565.5 9.2. और गलत कर दिया. 0.92. एफिशिएंसी कितनी है? 0.92. परसेंटेज भी बता दें. 100 करेंगे तो हो जाएगा 92%. ऐसे भी बता सकते हैं और ऐसे बता सकते हैं. 92% दोनों चलेगा. Suggest and explain one reason why the value of efficiency calculated is larger than the actual efficiency of the battery. Suggest and explain one reason why the value of efficiency calculated is larger than the actual efficiency of the battery. बैटरी की जो एफिशिएंसी है वो इससे ज्यादा होगी. Suggest with the reason. बैटरी की जो एफिशिएंसी है वो इससे ज्यादा होगी. State and explain one reason why the efficiency calculated will be more than. Okay, ठीक है जनाब. तो हमने ये अज्यूम किया है कि टेम्परेचर राइज जो है ना वो 5 डिग्री है ना. तो असल में पता है क्या होता है? टेम्परेचर राइज थोड़ा 5, कुछ एनर्जी जो होती है ना सराउंडिंग को भी वेस्ट हो जाती है. बेटा आपको पता है ना, जब थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, पहले क्या था? जब करंट, बैटरी करंट नहीं दे रही थी. फॉर एग्जाम्पल ये बैटरी है कि मैंने बड़ी बैटरी बना दी, कार बैटरी. जब ये काम नहीं कर रही, इसका टेम्परेचर भी 20 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी काम कर रही है. अब ये सर्किट में है, ये काम कर रही है, प्लस माइनस. सराउंडिंग तो 20 है ना. अब ये वर्क कर रही है, करंट पास हो रहा है सर्किट पे, करंट पास हो रहा है, यूं करके जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट आ रहा है. अब इसका टेम्परेचर हो गया 25. तो कुछ ये सराउंडिंग को भी हीट लूज कर रही है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस. तो सम हीट इज लॉस्ट टू सराउंडिंग. सम हीट is lost to surroundings. Therefore, actual heat produced. Therefore, actual heat to produce हो रही है वो more है. Some heat is lost to the surroundings. So actual heat produced जो हो रही है ना वो क्या है? एक्चुअल हीट प्रोड्यूस ज्यादा है ना. एक्चुअल हीट प्रोड्यूस ज्यादा है. एक्चुअल हीट प्रोड्यूस ज्यादा है, मतलब लॉस ज्यादा हुआ है. लॉस ज्यादा है, एफिशिएंसी कम है. एक्चुअल एफिशिएंसी क्या है? कम. हमने जो कैलकुलेट किया वो ज्यादा है. एक्चुअल एफिशिएंसी लेस है क्योंकि हीट ज्यादा पैदा हुई.
Figure 10.1 shows a water wave moving from shallow water into deep water. The wavefront represents the crust of the wave. Crust are the wave is made by dipping a wood bar up and down in water. The bar makes 10 complete up and down in 5 seconds. 10 complete up and down in 5 seconds. Okay. Number of waves 10 है 5 seconds. Determine the wavelength of water in shallow water. Shallow water में कितनी wavelength है? यहाँ से लेके यहाँ तक 1, 2, 3, 4. बेटा ये डिस्टेंस गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर. इसमें कितने लैम्डा फिट आते हैं? 1 लैम्डा, ये 1 यहाँ लैम्डा इतना है, ये 1 लैम्डा है, ये 1 लैम्डा, ये एक और लैम्डा है 2 लैम्डा, ये एक और लैम्डा है, ये 3 लैम्डा, एक और लैम्डा है 4 लैम्डा. तो 4 लैम्डा किसके इक्वल है? 4 लैम्डा किसके इक्वल है? 12 सेंटीमीटर के. तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर. शैलो वाटर में इसकी वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी निकालनी है. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम. नंबर ओवर टाइम. कितनी वेव्स बन रही है? 10 over 5, 2 hertz. 2 hertz. Determine the speed in shallow water. P is equal to F lambda. F कितना है? 2, ये है 3. 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेंटीमीटर लिया ना, हम मीटर में भी ले सकते हैं. 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आ गया. ठीक है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये स्पीड आ गई. आगे चलते हैं. नेक्स्ट. On figure 10.2, draw a line to show what happens to the wavelength, frequency and speed of wave when it enters the deep region. Wavelength बढ़ जाती है. Frequency depends on source only. It depends, it stays same. Wavelength बढ़ जाती है तो speed भी बढ़ जाती है. Speed increases. The direction of boundary is not altered. The water is now entered in a deep water from shallow water at an angle shown. यहाँ से यहाँ पर आ गए. On figure 10.3, draw the wavefront in deep water. Deep water में fast हो जाएगी. ये shallow था ना, यहाँ पे slow है, यहाँ पे fast है. अगर एक ही स्पीड से चलते रहते तो आपके wavefront यहाँ पे बनती है, ये straight line बनती है ना. अगर ऐसे होता, अभी ना बनाई गई है, मैं ऐसे बताना. अगर इस पार्ट की भी स्पीड, ये देखो ना, ये पार्ट भी सेम स्पीड से चल रहा होता ना, जितना ये पार्ट चल रहा है उतना नीचे वाला पार्ट, तो आपका wavefront बिल्कुल स्ट्रेट रहता. यहाँ पे रहता wavefront. वेवफ्रंट बिल्कुल यहाँ पे रहता, ये पार्ट बिल्कुल यहाँ पे रहता, ये पार्ट बिल्कुल यहाँ पे रहता. अब ये पार्ट जो डीप रीजन में एंटर हो गया, ये स्पीड बढ़ गई है. जब स्पीड बढ़ गई है तो ये आगे निकल गया, फास्ट हो गया ना, ये आगे निकल गया. ये थोड़ा सा आप यूं करके आगे दिखा दें, आगे तो भी इसके पैरेलल आगे दिखा दें, आगे दिखा दें. वेवफ्रंट आगे चले गए, ये फास्ट हो गया है. वेवफ्रंट का ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये फास्ट होके आगे निकल गया. बाकी ये लोग स्लो चल रहे हैं, ये लोग फास्ट चल रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, ये स्लो चल रहे हैं. अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं. पहले आप इसकी इंसिडेंट डायरेक्शन ड्रॉ करें, फिर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें, फिर आप कहते हुए फास्ट हो रही है, स्ट्रेट तो नहीं जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और फिर वेव फ्रंट बना दें, आगे करें. ऐसे बना सकते हैं, आपकी मर्जी है. अच्छा जी, नेक्स्ट. White light made up of different colors. State the name of 4 colors in a visible spectrum and place them in order from smallest wavelength to largest wavelength. Slide पे लिख लें मेरे आप. Pure होता है ना, VIDGYOR. किसी भी 4 सेलेक्ट करने, ये 4 सेलेक्ट कर, 1 2 3 4, ये 4. State the name of 4 of the color visible spectrum. Place them in order from smaller wavelength to the largest wavelength. तो ये 4 सेलेक्ट करने, अगले 4 सेलेक्ट करने. मैंने वॉलेट सेलेक्ट किया, स्मॉलेस्ट wavelength. वॉलेट पर इंडिगो, ब्लू, green. A narrow beam of white light can split into different colors. Figure 10.4 shows a ray of white light emitted from a lamp. Complete figure 10.4 to show how a narrow beam produced from these rays and how. Complete figure to show how a narrow beam
is produced from these rays and how a spectrum is formed on a screen. Label your diagram. मेरी फैल रही है ना, इसको नैरो बीम में कन्वर्ट करना है, तो इसके आगे पूरा एक ओपेक सरफेस रख दे, दीवार बना दे, दीवार ताकि लाइट ना पास हो, और दीवार में छोटा सा होल कर दे, यहाँ पे होल कर दिया, होल होल क्या कर दिया, होल कर दिया, ये जो लाइट है ना यहाँ होल से गुजरेगी, ये नैरो बीम में कन्वर्ट। अब इसके आगे क्या रखें, इसके आगे क्या रखें, इसके आगे रखते हैं प्रिज्म, प्रिज्म रखें, व्हाइट लाइट आएगी तो क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स। सबसे ऊपर रेड होगा, रेड बना रहा हूँ, रेड स्प्लिट तो नहीं जाएगी, यहाँ पे पेंट होगी, थोड़ी ज्यादा पेंटिंग दिखा दी, थोड़ी कम दिखाई, और नीचे वाला वॉलेट कलर होगा, वॉलेट कलर ये ऑलमोस्ट ये होगा, ये वॉलेट है और ये रेड है, ये रेड है, बाकी 7 कलर भी बन जाएंगे। 7 साथ के साथ दिखाने हैं, 2 ही दिखाने हैं, लेबल जो है पूरे बटन 4 नंबर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, रेड के बाद क्या होगा, ऑरेंज, ऑरेंज कलर ज्यादा क्या, ऑरेंज ऑरेंज नहीं बन रहा, ऑरेंज बेटा, इस पे ड्रॉ करना प्रिसाइजली बहुत मुश्किल है, रेड ऑरेंज, आगे येलो बनेगा, येलो, येलो है कलर्स तो है, येलो, ग्रीन, ग्रीन बनेगा, येलो, ब्लू इंडिगो वॉलेट, ब्लू बनेगा, ये अंदर आएगा, अच्छा ब्लू, आगे इंडिगो बन जाएगा, इस तरह वॉलेट, अब इंडिगो है, इंडिगो वन वॉलेट, इस तरह का स्पेक्ट्रम बनेगा जनाब, तो बना देंगे ना आप। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, a highly radioactive source emits beta particle that is placed few centimeters away from a detector, detector है, counter है, और ये metal casing है, देखिए कितनी अच्छी डायग्राम, state the name of particle which has same mass and charge as beta particle, the same mass and charge as beta particle, electrons, mass भी same होता है, charge भी same, state and explain why the metal casing is used, metal casing क्यों यूज की हुई है, to absorb the radiation, state and explain, हाँ जी, to absorb the radiations emitted in all directions, other than detector obviously. Yeah, metal absorb beta particle, metal absorb beta particles as they have less range, as they are less penetrating, metal absorb beta particles, बस ठीक है, काफी, state and explain what happens to the number of particles detected in a minute as the radioactive sources move few centimeters further, it will decrease, more radiation we absorb in air, more radiations will absorb in air
and it's a divergent beam, फैल के जा रहे हैं ना, डाइवर्जेंट बीम है ना। अभी क्या है, अगर मैं ये ड्रॉ करके दिखाऊं तो यूं जा रहे हैं ना, जब उसको पीछे ले जाओगे, अभी तो कितनी 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल 4 बीम एंटर हो रही है, बाकी नहीं एंटर हो रही। जब आप उसको पीछे ले जाओगे तो बीम से गैप डाइवर्ज कर रही है ना, बीम डाइवर्ज कर रही है, तो उसमें गैप बढ़ जाएगी, लेस पार्टिकल्स मिलेंगे, तो डाइवर्ज कर रही है और एयर में ज्यादा एब्जॉर्ब, more than a meter from source, more than meter, almost negligible. Number of particles detected in a minute decreases considerably, only background radiation will reach. They decrease considerably as beta particles have less range, only background radiation, background radiations are detected, only background radiations are detected. A nucleus of strontium decayed by the emitted beta particle to this complete the decay equation. Beta particle है, ये यहाँ पे -1 है, पहले 38 प्रोटॉन थे, तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, ये 39 रह गया, और ये 0 होता है बीटा पार्टिकल पे, तो ये 90 ही रहेगा। Nuclear fission and nuclear fusion both release large amount of energy. Describe the process how the fusion differs from the process of fission. फ्यूजन में सिंगल एस आता है ना, सिंगल पार्टिकल बनते हैं, इसमें डबल एस आता है, डबल पार्टिकल बनते हैं। फ्यूजन क्या होता है, कंबाइनिंग, फ्यूजन क्या होता है, वहां पे लिख देंगे, कंबाइनिंग ऑफ स्मॉलर न्यूक्लियर इनटू हैवी न्यूक्लियस, कंबाइनिंग अ स्मॉलर, combining two smaller nuclei into a heavy nucleus, और फिजन क्या होता है, द ब्रेकिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू अप्रॉक्सिमेटली सेम साइज न्यूक्लियाई। इसको लिख लीजिएगा बस, आप लिख सकते हैं, पता है। लास्ट पार्ट, डिस्क्राइब द कंडीशन नीडेड फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन टू टेक प्लेस। कंडीशन क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी लार्ज स्पीड, वेरी लार्ज स्पीड पे फ्यूज करना है ना, so very high temperature, very high temperature, तभी ये जो ड्यूटियम न्यूक्लियाई हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, रिपल्जन को ओवरकम करके फ्यूज होते हैं, तो बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए इनकी। तो बहुत ज्यादा स्पीड कब होगी, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर। ठीक है जनाब, दिस पेपर इज ओवर, थैंक यू स्टूडेंट।